नमस्कार। अक्सर हम चुनावी नतीजे देखते हैं, कौन जीता कौन हारा, लेकिन आज हम उससे कहीं आगे जाएंगे। हम एक विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के अंदर झांकेंगे और उसकी राजनीतिक और आर्थिक नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फोकस है परसवाड़ा पर। ये इलाका मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आता है। एक ऐसी जगह जो ग्रामीण है, आदिवासी बहुल है, भारत के बिल्कुल दिल में। सवाल ये है कि यहाँ के लोग जब वोट देते हैं तो उनके मन में क्या होता है, क्या चीजें उनके फैसले को तय करती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 6 कदम चलेंगे। पहले जमीन की हकीकत समझेंगे, फिर आंकड़ों को देखेंगे और आखिर में एक ऐसे स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट तक पहुंचेंगे जो प्रभावी शासन की नींव रख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, परसवाड़ा की जमीन, यहाँ के लोग और उनकी जिंदगी। देखिए, परसवाड़ा का जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत साफ है। यहाँ मुख्य रूप से गोंड और बैगा जैसी अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं। उनके साथ साथ लोधी और कुर्मी जैसे ओबीसी समुदाय भी हैं, जिनकी बड़ी संख्या है। ये पूरी आबादी ग्रामीण है और उनकी रोजी रोटी या तो खेती से चलती है या फिर माइनिंग से। मतलब उनकी जिंदगी सीधे तौर पर जंगल और जमीन से जुड़ी हुई है। और जब हम विकास की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये इलाका बुनियादी सुविधाओं और साक्षरता में थोड़ा पीछे है। और इसीलिए जब भी कोई पार्टी सड़क, स्कूल या अस्पताल के वादे करती है या आदिवासी कल्याण की योजनाओं की बात करती है तो वो बातें यहाँ के लोगों के बीच गहरी गूंजती हैं। यही उनकी असली मांगे हैं। चलिए अब जमीन से उठकर आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि ये आंकड़े एक बहुत ही जागरूक और अपनी बात रखने वाले वोटर की कहानी कहते हैं। परसवाड़ा से जो सबसे बड़ा सिग्नल मिलता है वो ये नहीं कि जीत किसकी हुई। असली सिग्नल तो इस बात में है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग हर चुनाव में वोट डालने के लिए निकलते हैं। ये पार्टिसिपेशन ही असल कहानी है। जरा इस सफर को देखिए। सन 1993 में यहां का वोटर टर्नआउट करीब 63.5% था। एक दशक बाद 2003 तक ये छलांग लगाकर 76% से भी ऊपर चला गया। और आज की तारीख में आज ये आंकड़ा लगभग 83% तक जा पहुंचा है। ये टर्नआउट देश के सबसे ज्यादा वोटिंग वाले इलाकों में से एक है। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि यहां का वोटर चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। वो शासन में अपनी हिस्सेदारी मांगता है और वोट के जरिए अपनी आवाज बुलंद करता है। अब ये जो इतना जागरूक वोटर है वो एक और पैटर्न पैदा करता है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर बहुत मजबूत है। इसीलिए परसवाड़ा एक क्लासिक स्विंग सीट है। मतलब एक ऐसा मैदान जहां हर 5 साल में हिसाब किताब होता है। आप इस इतिहास को देखिए। पिछले 7 चुनावों में 2003 के बाद से किसी भी पार्टी को लगातार दूसरी बार जीत हासिल नहीं हुई है। हर बार जनता ने बदलाव को चुना है। इसी को कहते हैं स्विंग कॉन्स्टिट्युएंसी। एक ऐसी जगह जहां वोटर की वफादारी किसी एक पार्टी से बंधी नहीं है। यहां परफॉर्मेंस और स्थानीय मुद्दों के आधार पर सरकार बनती और बदलती है। और यही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान है। इसमें एक और दिलचस्प पैटर्न है। 2018 में बीजेपी को जीत मिली, लेकिन वोट शेयर था लगभग 34%। वहीं 2023 में कांग्रेस लगभग 52% वोट शेयर के साथ जीती। फर्क साफ है, एक तरफ बिखरा हुआ वोट और दूसरी तरफ एकजुट जनादेश। इतिहास में जब भी तीसरी पार्टियां या स्पॉयलर्स मैदान में आए तो वोट बट गया और कम वोट शेयर पर भी जीत मिल जाती थी। लेकिन 2023 का नतीजा दिखाता है कि जब वोटर के सामने 2 साफ विकल्प होते हैं तो जनादेश कितना मजबूत और स्पष्ट होता है। और ये जो इतनी गहरी लोकतांत्रिक भागीदारी है ना, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का आईना है। ये दिखाता है कि राजनीतिक भाषण सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए नहीं है। इसका मकसद हर एक व्यक्ति के सम्मान को बनाए रखना है और लोगों को सिर्फ लुभाना नहीं बल्कि सही जानकारी देकर उन्हें जागरूक करना है। यही एक जिम्मेदार लोकतंत्र की पहचान है। तो सवाल उठता है कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बदलाव को बार बार ट्रिगर करते हैं। आखिर वो कौन सी कमजोरियां हैं जो मौजूदा सरकार के खिलाफ जाती हैं और विपक्ष के लिए अवसर पैदा करती हैं। और ये मुद्दे कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी परेशानियां हैं, जैसे खराब सड़कें, इलाज के लिए दूर जाना पड़ना, गर्मियों में पानी की कमी, किसानों के लिए रोजी रोटी का संकट, नौजवानों के लिए नौकरियों की कमी और आदिवासी कल्याण की योजनाओं का धीमी गति से चलना। यही वो शिकायतें हैं जिन्हें हल करने में हर सत्ताधारी पार्टी नाकाम साबित हुई है।
अगर हम कांग्रेस उम्मीदवार का एक स्वॉट एनालिसिस करें तो तस्वीर साफ हो जाती है। उनकी ताकत क्या है? वो स्थानीय नेता हैं, उनकी जड़ें आदिवासी समाज में हैं और उनके पास विधायक रहने का अनुभव है। कमजोरी? वही एंटी इनकम्बेंसी का खतरा और मीडिया में कमजोर उपस्थिति। अवसर? राज्य सरकार से लोगों की थकान और अधूरे वादों पर फोकस करने का मौका। और खतरा? बीजेपी का मजबूत संगठन और ये डर कि राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों पर हावी ना हो जाएं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक नेता इन सभी शिकायतों और मौकों को एक ठोस, जमीन पर उतारने लायक शासन के प्लान में कैसे बदल सकता है? इसका जवाब एक सिस्टमैटिक अप्रोच में है। एक ऐसी रणनीति जो 4 आयामी हो और लोगों की बुनियादी जरूरतों को सीधा टारगेट करे। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। एक 4 आयामी रणनीति। पहला फोकस आदिवासी और वनवासी समुदाय, दूसरा ग्रामीण किसान, तीसरा नौजवान और विकास, और चौथा बुनियादी ढांचा यानी सड़क, पानी, बिजली। ये फ्रेमवर्क सीधे तौर पर 4 सबसे बड़े वोटर सेगमेंट्स और उनकी सबसे बड़ी चिंताओं से जुड़ता है। लेकिन सिर्फ सिद्धांत काफी नहीं है, इसे जमीन पर उतारना पड़ेगा। कैसे? छोटे छोटे टारगेटेड कैंपेन्स के जरिए, जैसे शिकायत शिविर लगाकर, स्थानीय सामुदायिक नेताओं के साथ गठबंधन बनाकर, साफ सुथरे पॉलिसी वादे करके जो लोगों को दिखें, जैसे स्थानीय प्रोजेक्ट, और आज के जमाने में व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे डिजिटल माध्यमों का सही इस्तेमाल करके। और जब हम डिजिटल आउटरीच की बात करते हैं तो एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। आज के भारत में शासन को लोगों की प्राइवेसी का भी पूरा सम्मान करना होगा। अगर लोगों तक पहुंचने के लिए उनका पर्सनल डेटा इस्तेमाल हो रहा है तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये उनकी सहमति से हो और सिर्फ उसी काम के लिए हो जिसके लिए सहमति ली गई है। ट्रस्ट बनाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आखिर में बात सिर्फ एक चुनाव जीतने की नहीं है, वो तो अस्थायी है। असली चुनौती तो लोगों के साथ विश्वास का एक ऐसा रिश्ता बनाने की है जो लंबा चले। और इसके लिए पॉलिटिक्स करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव लाना होगा। एक तरफ है पारंपरिक राजनीति, जहां चुनाव के टाइम पर रैलीज होती हैं, नेता ऊपर से अपना मैसेज देते हैं। दूसरी तरफ है आधुनिक शासन, जहां लोगों से लगातार जुड़ाव बना रहता है, उनकी शिकायतों को सुनने और सुलझाने का सिस्टम होता है, और आउटरीच डेटा ड्रिवन होता है। एक कहावत है, आप नेतृत्व पर ध्यान दीजिए, प्रिसिजन पॉलिटिक्स टीम संभाल लेगी। मतलब भविष्य का नेता वो होगा जिसके पास एक बड़ा विजन हो और उस विजन को जमीन पर उतारने के लिए एक डेटा ड्रिवन सटीक रणनीति हो। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां का वोटर इतना जागरूक है, इतना जानकार है और अपनी मांगे रखना जानता है, क्या वहां राजनीति करने का पुराना तरीका काम करेगा? क्या उस तरीके से वो विश्वास बन पाएगा जो असली प्रगति के लिए जरूरी है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने विधानसभा क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। ईमेल है mgr@blueprintstrategies.ai या कॉल करें 0800 404 1602। याद रखिए, राजनीति से परे एक मकसद,